बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गुरु मंत्र में। तो हमने लास्ट लेक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, और सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया था। सेल वॉल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, प्लाज्मोलाइसिस के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस क्या था बच्चों कि ये थी हमारी एक सेल, क्लियर, ये कितने हमारी सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। क्लियर बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर क्या पाया जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियस, ये था हमारा न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। ठीक, ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाए जाते हैं, हमारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम आगे बातें करेंगे। और ये हमारा एनिमल सेल होता है। जो एनिमल सेल में क्या होता है, जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर एक प्लांट सेल प्लांट की सेल होगी तो क्या होगा, इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। जिसको क्या कहते हैं हम बच्चों, सेल वॉल। तो सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल प्रेजेंट हुआ मीन्स क्या हुआ, ये प्लांट सेल हुई। क्लियर, तो ये डिफरेंस था प्लांट सेल और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है किसका बना होता है, हमारा सेलुलोज से बना होता है। सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का। दो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखना कि अगर प्लांट सेल में कोई चीज़ पूछे कि ये किसकी बनी हुई, कोई आर्गन हुआ वो किसका बना हुआ, तो आप हमेशा क्या लिखोगे, सेलुलोज का। एंड अगर आपसे एनिमल सेल में पूछे कि एनिमल सेल में किसका बना होता है, आप हमेशा लिखोगे क्या, प्रोटीन। कि मेनली ज़्यादातर जो भी एनिमल सेल में पाए जाते हैं आर्गन्स, वो हमारे किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। और जो प्लांट में पाए जाते हैं वो हमारे किसके बने होते हैं, सेलुलोज के। तो बच्चों आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया था, सॉरी यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया था, सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया था। अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, फिर इस साइटोप्लाज्म के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। फिर आपका चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब क्या हुआ बच्चों, ये हुआ हमारा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, न्यूक्लियस के रिजिड लेयर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे ही इस मेम्ब्रेन में जितने भी, इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे ही जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे सबके ऊपर एक एक लेयर पाई जाती है। और ये लेयर क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये सेपरेट करता है इन सारी चीज़ों को, कि ये मिक्सअप ना होने पाए। और ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसमें फ्रीली मूवेबल करता है। फ्रीली मूवेबल क्यों करता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इसमें क्या आ जाता है, प्रोटीन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर होती हैं। और ये सारे, अगर ये मूवेबल होता है तो सारे ऑर्गन्स को क्या होते हैं, जिंदा रहने के लिए सारे ऑर्गन्स को क्या होते हैं, फूड प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म हमारा फ्रीली मूवेबल, इसके अंदर क्या होता है, फ्रीली मूव करता रहता है। इतनी बातें बच्चों क्लियर हो गई। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, हमारा क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं, डीएनए। डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, हमारा जीन। तो क्रोमोसोम क्या करता है, जो न्यूक्लियस होता है ये सेल डिवीजन में, न्यूक्लियस क्या होता है, ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। सेल डिवीजन क्या है बच्चों, कि ये सेल्स जो होती हैं ये डिवाइड करती हैं। ये एक नंबर में एक सेल हुई, फिर ये डिवाइड करके क्या करती हैं, दो सेल का फॉर्मेशन करती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, माइटोसिस। क्लियर, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है ना, आपके सिलेबस में है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि न्यूक्लियस क्या करता है, ये पार्टिसिपेट करता है किसमें, सेल डिवीजन में। सेल डिवाइड करती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस। क्लियर, मियोसिस भी होता है, लेकिन मियोसिस कहाँ पे होता है, आप रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे। मियोसिस किसके लिए यूज होता है, रिप्रोडक्शन के लिए। तो माइटोसिस किसके लिए यूज होता है, सेल डिवीजन के लिए। यहाँ पे सेल डिवाइड करी, एक सेल थी, एक सेल से दो सेल डिवाइड करी। अब ये सेल क्या होगी, डीजनरेट हो जाएगी, ये क्या होगी, खत्म हो जाएगी। फिर दूसरी सेल क्या करेगी, फिर से डिवाइड करेगी और दो सेल बनाएगी।
तो इससे हम क्या होता है कि ये हमारा क्या था, यूनिसेलुलर। इसके बाद से ये सारी क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहाँ से आता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। तो इसीलिए हम कहते हैं सेल के लिए कि सेल क्या होती है, इमोर्टल होती है। ये क्या होती है, अमर होती हैं। इमोर्टल मीन्स क्या होती है, ये अमर होती हैं, कभी भी ये मरती नहीं है। मरेंगे कैसे कि एक ये क्या हुआ, कहता है यहाँ पे डिजनरेट हो जाती हैं, फिर से ये दो का फॉर्मेशन करेगी। इस तरीके से क्या करती हैं, सेल डिवाइड करती रहती है, वो प्लांट में हो या एनिमल में हो। इतनी बात है बच्चों, क्लियर। तो अब बच्चों हमने यहाँ पे क्या देखा कि न्यूक्लियस होता है, ये हमारा क्या हुआ, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। डीएनए में क्या पाया जाता है, जीन। क्लियर, डीएनए में क्या पाया जाता है, जीन। तो दोस्तों यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हुआ हमारा, ये इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, राड शेप्ड। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, राड शेप्ड। तो क्या हुआ, ये हमारा न्यूक्लियस हुआ, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। लेट अस सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, राड शेप्ड। राड शेप्ड का मतलब क्या होता है, इनका जो शेप होता है ये राड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर, ये राड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसी के अंदर क्या पाया जाता है, हमारे डीएनए। डीएनए इज द डबल हेलिकल होता है। डीएनए क्या होता है बच्चों, डबल हेलिकल होता है, जो कि क्या करता है, डीएनए को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। इसको जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं हम, क्योंकि ये क्रोमोसोम किसके लिए होता है, इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम किसके लिए होता है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है कि जो भी हमारे जीन होते हैं, जीन मीन्स क्या होता है, जीन के अंदर क्या होता है, हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। जीन के अंदर क्या होता है, हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि एक फ्रॉम वन जनरेशन व्हिच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम, इनहेरिटेंस। लेट अस सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे अंदर जो भी कैरेक्टर है, हमारे बालों का कलर, हमारे आइज़ का कलर, हमारी हाइट, हम टाल होंगे या डार्क होंगे, हम बड़े होंगे या छोटे होंगे, ये जो कैरेक्टर्स है हमारी बॉडी का, ये हमको किससे आता है, हमारे पेरेंट्स से आता है। हमारे पेरेंट्स में कहाँ से आएगा, हमारे बाबा जी से आया होगा, हमारे दादाजी से आया होगा। तो क्रोमोसोम के अंदर ये होता है जो क्या करता है, इनहेरिटेंस कराता है। अब डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं, क्योंकि डीएनए में क्या होता है, स्टोर्ड होता है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब डीएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं, जीन्स। यहाँ पे एक जीन पाया जाएगा, यहाँ पे जीन पाया जाएगा, यहाँ पे जीन पाया जाएगा। तो इस तरीके से हमारे अंदर कई सारे जीन्स होते हैं। ये जीन मान लो हमारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आई कलर के लिए, कि हमारी आंखें कैसी होंगी, ब्लैक या ब्लू। क्लियर, आज ब्लू है, ठीक। तो आई कलर ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, हमारी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, हम टाल होंगे या डार्क होंगे, टाल और डार्क। तो इस तरीके से क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। इस किसके लिए पार्टिसिपेट करता है, ये इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करता है। इनहेरिटेंस क्या होती है, कैरेक्टर्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मैंने बताया कि हमारे अंदर जो जीन है, हम छोटे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो छोटे थे, उनका जीन हमारे अंदर क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। यही कहलाता है हमारा इनहेरिटेंस। अब इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए के अंदर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, आप आगे 11th क्लास में पढ़ोगे। ये डबल हेलिकल होता है, इसके उसके क्या होता है, सरफेस क्या पाते हैं, जीन पाया जाता है। जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि इसके अंदर क्या होता है, हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो स्टोर्ड होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे आई कलर के लिए, हमारे हाइट के लिए। क्लियर, इतनी बातें बच्चों क्लियर है, यहाँ तक बातें बच्चों क्लियर हुई आपको। इसी जीन के अंदर क्या होता है, हमारा क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन क्रोमैटिन क्या होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमैटिन कैसे होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब सेल की क्या होती है, डिवाइड करना स्टार्ट करती है, तो यही क्रोमैटिन किस में चेंज हो जाता है, हमारा क्रोमोसोम में। यही क्रोमैटिन किस में चेंज होता है, हमारा क्रोमोसोम में। जब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस का जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है, सेल डिवीजन में।
सेलुलर रिप्रोडक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने नंबर्स को जब क्या करते हैं, बढ़ाना, अपने प्रोजनी को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन है जो कि अपने संख्या में अपने नंबर्स को बढ़ाता है। इसी तरह से सेल्स भी क्या करते हैं, अपने नंबर्स को बढ़ाती हैं। एक सेल थी वो डिवाइड हुई, 2 सेल बनाई, अब ये सेल डिजनरेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब ये भी सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी, ये भी डिवाइड करके क्या करे, 2 ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगी। ऐसे ही ये भी सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी और 2 क्या करेगी, सेल का फॉर्मेशन करेगी। तो इस तरीके से ये सेल डिवीजन इसमें चलता है। तो और मैंने बताया सेल डिवीजन क्या होता है, ये इमोर्टल होता है, अमर होता है, कहा जाता है कि ये कभी ख़त्म नहीं होती हैं। ये अपने सेल्स को, अपने नंबर्स को बढ़ाती जाती हैं। तो जैसे ही सेल क्या आता है, जब डिवीजन के लिए स्टार्टअप करता है, तो ये क्रोमैटिन हमारे किस में चेंज होते हैं, क्रोमोजोम में, राड, जो कि क्या होता है, राड शेप होता है। ये किस में होता है, पार्टिसिपेट करते हैं इनहेरिटेंस में। बच्चों बात आती है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे मैं बैक्टीरिया की बात करूं, तो बैक्टीरिया क्या होता है, ये पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, ये पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो क्या होता है कि इनमें क्या होता है, कुछ न्यूक्लियर, मान लो ये हमारी थी न्यूक्लियस, अब इसके ऊपर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, बैक्टीरिया। ये मान के चलो क्या होता है, हमारा एक बैक्टीरिया क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है। इसके ऊपर क्या होता है, जो हमने देखा था कभी न्यूक्लियर के ऊपर क्या पाया जाता है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन बैक्टीरिया में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं बच्चों। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। क्लियर, बैक्टीरिया में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो क्या होता है, इनमें क्या होता है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, हमारे एब्सेंट। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड अ न्यूक्लियाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, हमारा न्यूक्लिक एसिड। इनके अंदर क्या पाया जाता है, हमारा इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। जिनमें अब क्या हुआ, हमारी जो न्यूक्लियस हुआ वो दो तरह हो गया। न्यूक्लियस क्या हुआ, 2 तरीके से। एक क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक, एक क्या हो गया, प्रोकैरियोट, और दूसरा क्या हुआ, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड सेकंड इज यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मीन्स जिनमें सेल वॉल क्या होगी, सॉरी सेल वॉल कह रहा हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। इनमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। ये पहला डिफरेंस है इन दोनों में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। तो हम इनमें, जिनमें क्या पाया गया, सेल वॉल, इसके ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स बोलेंगे। जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोट बोलेंगे बच्चों। इतनी बातें क्लियर हुई आप लोगों को। तो बच्चों हमने देखा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक्स में जो फर्स्ट डिफरेंस था वो था कि जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी, जिन पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, यूकैरियोट होगा हमारा। जिनमें एब्सेंट होगी वो प्रोकैरियोट होगा। अब हमने देखा था यहाँ पे हमने देखा था ये एक हमारा क्या हुआ, सेल का स्ट्रक्चर हुआ। सेल के स्ट्रक्चर में हमने बताया यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में ही क्या पाया जाता है, हमारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, लाइसोसोम्स हुआ, गाल्जी बॉडी हुई, ये क्या हुआ, हमारे गाल्जी बॉडी हुई, वैक्यूल्स हुआ, इनके अंदर क्या पाया जाता है, प्लास्टिड्स हुआ। तो इनको ही हम क्या बोलते थे, ऑर्गेनेल्स बोलते थे। इसी को क्या बोलते थे हम, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। अब ये अगर यूकैरियोटिक सेल होगी, ये क्या होगी, यूकैरियोटिक सेल होगी, तो इनमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। यूकैरियोटिक सेल में ये सारी जो ऑर्गेनेल्स होती हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होंगे, ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर यही क्या होगी, हमारी प्रोकैरियोटिक सेल की जगह क्या होगी, सॉरी यूकैरियोटिक की जगह क्या होगी, प्रोकैरियोटिक सेल होंगी, तो ये एब्सेंट होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल होगी तो जो हमारे ऑर्गेनेल्स होते हैं ये सब क्या होंगे, एब्सेंट होते हैं। क्लियर, इनमें क्या होगा, ये एब्सेंट होगा।
तो यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। और ये क्या था, हमारा न्यूक्लियस। तो अब बच्चों सोचने वाली बात होती है कि अगर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होते हैं तो सेल ऑर्गेनेल्स जो फंक्शन यूकैरियोट में करता है तो प्रोकैरियोट में इसको कौन कराता है। तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, वेसाइकल्स पाई जाती हैं। वेसाइकल्स का क्या मतलब होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। इनमें क्या पाई जाती हैं, वेसाइकल्स पाई जाते हैं। वेसाइकल्स क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो इनमें क्या पाए जाते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेसाइकल्स। प्रोकैरियोट्स में क्या पाए जाते हैं, वेसाइकल्स, जो कि क्या करते हैं, ऑर्गेनेल्स की तरह फंक्शन करते हैं। जो भी फंक्शन ऑर्गेनेल्स कराता है हमारा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये सेल को जिंदा रहने के लिए, सारे फंक्शन क्रिएट करने के लिए क्या होती है, एनर्जी देती है। जो हमारा वैक्यूल होता है, वैक्यूल में क्या होता है, जो भी इसके अंदर बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या फिर जो भी फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है वो हमारे किसके अंदर स्टोर्ड होता है, वैक्यूल्स के अंदर। लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं हम, ये सुसाइड बैग बोलते हैं। सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के बगल जो भी वेस्ट प्रोडक्ट पाए जाते हैं वो कहाँ जाके जाता है, लाइसोसोम्स में। लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया कभी कभी डिस्टर्ब होती है और इसके जो सेल्स होते हैं ये खुद के सेल्स को ही क्या कहते हैं, पहचान नहीं पाते और उसको खा के क्या कहते हैं, खत्म कर देती हैं। इसलिए हम लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। सेल का सुसाइडल बैग बोलते हैं कि ये खुद की सेल को भी कभी कभी जब ये डैमेज होती हैं, जब इनके लेयर्स फटते हैं, टूटते हैं और ये अंदर जाते हैं, तो ये क्या कहता है, जो हमारा लाइसोसोम्स होता है ये खुद की सेल को भी खा के डैमेज कर देता है, ख़त्म कर देता है। इस वजह से हम इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्लियर बात बच्चों, इतनी बातें क्लियर हो गई आपको। तो बच्चों हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया। अब आती है बात हमारे साइटोप्लाज्म के बारे में। तो हमने साइटोप्लाज्म देखा कि इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ऑर्गेनेल्स का फंक्शन क्या था, अभी मैं आगे बातें करूँगा, डिटेल्स में बातें करूँगा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में, लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी, इनके बारे में हम अभी आगे बातें करेंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाए जाते हैं, ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। अभी यहाँ पे हमें सिर्फ इतना जानना है, इतना फोकस करना है। और उसके बाद मैंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ा कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में आपने डिफरेंस भी देखा कि सेल व न्यूक्लियस के ऊपर, अगर न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है तो क्या कहलाएगी, हमारी यूकैरियोट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है, न्यूक्लियस के ऊपर आउटर लेयर अब्सेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। क्लियर बच्चों, प्रोकैरियोट्स में हमारे कहते हैं जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये डिफरेंस था। तो सेल साइकिल्स, लेकिन एक कुछ हुआ है जिनको हम लिविंग और नॉन लिविंग नहीं कह पाते। जैसे कि वायरस की डिस्कवरी अभी तक हुई है तो इसको अभी तक साइंटिस्ट लोगों ने नहीं डिसाइड किए हैं कि ये नॉन लिविंग है या लिविंग है, ये नॉन लिविंग है और लिविंग है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये अगर किसी भी, ये मान लो हमारी क्या थी, बॉडी, अगर ये बॉडी, ये क्या था हमारा वायरस, अगर बॉडी के बाहर वायरस आए तो इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन लिविंग। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको नॉन लिविंग। जैसे ही ये वायरस हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है, जैसे ही ये बॉडी हमारे सेल के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है, ऐसे ये अब खुद को क्या शो करता है, लिविंग। खुद को क्या कर शो करता है, लिविंग। तो वायरस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब ये सेल के बाहर होता है तो ये नॉन लिविंग होता है, जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर आता है ये लिविंग होता है। और ये हमारी सेल से ही न्यूट्रिएंट और सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेके ये क्या करता है, अपने नंबर्स को बढ़ाता है और बढ़ा के क्या करता है, हमारी बॉडी को डैमेज करता है। इसके लिए क्या जाता है कि ये खुद आप से ही लेगा और आपकी ही लेगा। इसका क्या मतलब हो कि हमारी बॉडी से ही खा पी के मोटा बड़ा तगड़ा होता है और ये हमारी बॉडी को बाद में खा के डैमेज कर देता है। तो अभी आप देख ही रहे होंगे कि जो अभी कोविड-19 चल रहा है ये किसका केस है, वायरस का ही है। कि हमारे बॉडी के अंदर हमारे नोज से जो भी हमारे पोर्स पाए जाते हैं, पोर्स मीन्स क्या हुआ कि जो भी हमारे छेद पाए जाते हैं यहाँ से इसकी एंट्री होती है। इसलिए हम कहते हैं कि हम अपने को क्या कहते हैं, मास्क वगैरह से लगा के क्या होते हैं, अपने फेस को कवर्ड कर रखें, माउथ को, नोज को। क्लियर। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर हम खुद को वायरस से बचा पाएंगे।
तो कुछ वायरस होते हैं जो कि जल्दी अपने नंबर को बढ़ाते हैं, और कुछ वायरस होते हैं जो कि उनको टाइम लगता है, वो खा पी कर थोड़े दिन बाद अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। तो ये दो तरह के वायरस होते हैं। जैसे कि अभी कोविड-19 के बारे में आप देखो तो ये क्या हुआ, काफ़ी लंबे टाइम हो गए इसको, और ये ख़त्म नहीं हो रहा है, वैक्सीन वगैरह नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो ये वायरस है जो बहुत डेंजरफुल है। इसके पहले आपको आपने सुना होगा कि आया था स्वाइन फ्लू आया था, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं एक्टिव था क्योंकि हम लोगों ने वैक्सीन वगैरह बना ली थी। ये सब आगे की बातें हैं बच्चों, तो आपसे हम बातें करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, सेल वॉल पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनेल्स के बारे में, ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा ये चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड हो जाएगा। मैं आपको इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कराऊंगा, और उसके बाद आपको सीट से, जो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपकी प्रिपरेशन भी यहाँ से फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगी, तो मैं आपको फाउंडेशन की तैयारी भी यहाँ पे कराऊंगा। उनमें क्वेश्चन आपको नीट के क्वेश्चन मिलेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। अब अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू बच्चों।